गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी जो है 2022 के लिए जो है एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम जो है आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसी क्रम में एक आज नया प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि किन तीन वेदों को जो है संयुक्त रूप से जो है वेदत्रयी कहा जाता है। तो ये वेद से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके प्राचीन इतिहास से। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इन तीन वेदों को मिला करके जो है हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, वेदत्रयी। ठीक है। अब देखिए अगर वेद की चर्चा है तो वेद के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी आपको दे देते हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि वेद आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपके 4 प्रकार के क्या हैं, वेद हैं। अगर हम इन अलग अलग वेदों के बारे में कुछ जानकारी लें अगर, तो देखिए ऋग्वेद में जो है आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये सबसे पुराना वेद है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है, तो वो आपका यजुर्वेद है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, तो आपका सामवेद हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विवाह, औषधि या फिर आपके जो है जादू टोना, इन सब चीज़ों का जो है किस में उल्लेख है, तो ये आपके अथर्ववेद में है। ठीक है। महर्षि जो है द्वैपायन को जो है वेद का जो है संकलनकर्ता माना जाता है। तो ये था वेद से रिलेटेड। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन सा था। तो ये जो अंतिम मौर्य शासक था ये बृहद्रथ था। ठीक है। अगर हम पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो ये शुंग वंश का संस्थापक था जो है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं इसको, जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। हालांकि ये इजी में भी आएगा और मोस्ट रिपीटेड भी है। तो देखिए ये आपसे एक अलग से पूछ सकता है कि जो ये भारत का नेपोलियन है, इनको कहा गया है, जो संज्ञा दी गई है, उपाधि, ये किसके द्वारा दी गई है। तो एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ जो है, उन्होंने इनकी वीरता को देखते हुए जो है इनको भारत का नेपोलियन जो है कहा था। अगर हम बात करें आपके जो है मौर्य साम्राज्य के, तो उसमें देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं। उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार होता है, जिसे हम अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद अशोक आते हैं, जिन्होंने जो है कर्ज, चौपार, सुदामा आदि जो है क्या करते हैं, झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जो हेनसांग था वो किसके शासन काल में जो है भारत आया था। ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सीधे सीधे तो हर्षवर्धन हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब देखिए ये हेनसांग जो है ये एक चीनी यात्री है, किसके शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के आया। और इसकी जो रचना है उसका नाम है CU की। इसी में इन्होंने अपने पूरे जो है विस्तार से जो है भारत के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में क्या किया है, लिखा हुआ है। अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये गुप्त वंश का संस्थापक था। अशोक की बात करें तो ये मौर्य वंश से संबंधित है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। समुद्रगुप्त की बात करें तो जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये गुप्त वंश से ये भी रिलेटेड है। और ये जो है दरबारी कवि इनके बात की जाए अगर समुद्रगुप्त के, तो ये आपके हरिशेण थे। हर्षवर्धन आपके पुष्यमित्र शुंग जो है पुष्यमित्री वंश जो है भूति वंश के जो है क्या थे, रिलेटेड थे। और इसी को हम वर्धन वंश के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लगभग हमें लगता है दिल्ली सल्तनत से है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये मध्यकालीन इतिहास के कड़ी में आता है इसमें। तो हालांकि लोधी वंश राजवंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी है, जिसे जो है हरा करके या मार करके जो है बाबर जो है मुगल वंश का जो है नींव रखता है। तो उसी कड़ी में अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 जो है वंश जो है राज करते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है गुलाम वंश का, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अगर बात करें जो है गुलाम वंश की, तो ये देखिए आपके जो है, चूँकि मोहम्मद गोरी जो है उसके 4 गुलाम थे, तो उन्हीं में जैसे यल्दौज, कुवाचा और ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब रहते हैं। तो उसी में इनको जो है भारत की जिम्मेदारी जो है दी जाती है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये किससे रिलेटेड थे, गुलाम वंश से। अगर आपसे समय पूछे तो गुलाम वंश का 1206 से 1290 है। खिलजी वंश पूछे तो 1290 से 1320 है। इसके अगर स्थापना की बात की जाए या फिर संस्थापक की बात की जाए, या आपसे पूछा जाए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी।
इसको फिरोज खिलजी भी कहीं कहीं लिखा रहता है इसमें। नेक्स्ट है, तो इसमें देखिए तुगलक वंश है। अब तुगलक वंश की बात करें तो इसका शासनकाल 1320 से 1398 है। अगर संस्थापक की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद सैयद वंश का नंबर आता है 1414 से 1451 तक, इसके संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। फिर है लोदी वंश 1451 से 1526, बहलोल लोदी जो है इसके संस्थापक है। तो इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जो है वंश दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप याद रखेंगे ये आपके 5 हैं, ठीक है। और उसी में जो है आपका क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक अर्थात इस वाले से कि अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। मुस्लिम लीग की बात की गई है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो 1906 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट पूछा है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो देखिए 1855 में झारखंड में विद्रोह होता है जो है, इसमें मुख्यतः 4 भाई थे जिन्होंने इसका विद्रोह किया था जो है, जो वो संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके सिद्धू हैं, कान्हू हैं और चांद है और भैरव, ये 4 नाम आते हैं। तो इसमें एक नाम इसमें दिया है सिद्धू माझी, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धू माझी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर कि निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करिए। तो ये पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदौली सत्याग्रह का जो है कि आया था, जो किसानों ने किया था, उसका नेतृत्व पूछा था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और आपको पता होना चाहिए कि इनको सरदार की उपाधि जो है बारदौली की महिलाओं ने सफल नेतृत्व के कारण जो है इनको दिया था। ये 12 जून 1928 को होता है। और इसमें खास करके देखेंगे तो सरकार द्वारा जो है तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार था, गवर्नमेंट था, उसके द्वारा 22% जो है लगान वृद्धि के विरोध में ये जो है गुजरात में आंदोलन किया जाता है, जिसका नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया। तो देखिए अगर हम CR फार्मूले की बात करें तो जैसा नाम से ही उनके पड़ा है, तो श्री राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी। अब ये CR फार्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच चल रहे जो उस समय गतिरोध थे उसको दूर करने के लिए जो है श्री राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला दिया था। नेक्स्ट है नॉर्वे की राजधानी क्या है। अब देखिए डायरेक्ट आपसे पूछा है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी। तो नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, ओस्लो। ठीक, समय की बचत के लिए मैंने पहले से ही कुछ एडिशनल पॉइंट लिख दिए हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना होने पाए और आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप तेज़ कर सकते हैं, और अगर आपको तेज़ लगे तो आप कम कर सकते हैं, और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो नॉर्वे की राजधानी आपसे पूछा है तो आपका हो जाएगा ओस्लो। इसी कड़ी में हम देखते हैं रोम। तो रोम इटली की राजधानी है। ब्यूनर आयर्स आपके अर्जेंटीना की है। ओटावा की बात करें तो ये कनाडा की राजधानी है। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि म्यांमार और कंबोडिया की राजधानी क्या है। नेक्स्ट है कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जो है भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है, इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्व में अगर बात की जाए तो कुल 24 समय जोन है। सबसे अधिक जो है आपका इसमें आपका फ्रांस में है। अब देखिए 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर होता है, या फिर पूछा जा सकता है कि 15 डिग्री का अंतर कितने समय के बराबर होता है, तो 1 घंटे का होता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो देशांतर रेखाएं जो इस प्रकार की लाइन होती है, जो देखिए ऊर्ध्वाधर, ये आपके देशांतर, और ये जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। 2011 की जनगणना से पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो आपका 73 पॉइंट समथिंग था। कहीं कहीं थोड़ा बहुत इसमें अंतर आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष साक्षरता आपका 82.14 और महिला 65.46। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर
स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है। तो अगर राज्य की चर्चा करेगा तो सिंपल हो जाएगा, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पे है, महानदी पे है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चंबल परियोजना, जैसे कई राज्य जो है लाभान्वित होते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें भीमा परियोजना है पूर्णा नदी पर, जायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा नदी पर है। मालप्रभा परियोजना है, भद्रा परियोजना है, शरावती परियोजना है। तो ये सारी परियोजनाएं जो है नदियों पे बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है, स्टेट पूछा है कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, अर्थात 3 कर रहे हैं, 1 नहीं करेगा। तो उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा साझा करता है, बिहार भी उसके बगल में, वो भी साझा करता है। पश्चिम बंगाल भी आप जानते हैं कि ये करता है, लेकिन असम नहीं करता, क्योंकि असम जो है देखिए ये बांग्लादेश और भूटान से इसकी सीमा लगती है। अगर हम नेपाल की बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते जो है लगी रहती है, सिक्किम की, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत जो है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी हम शॉर्टकट में कहते हैं, काफ़ी फेमस नाम जीएसटी ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया गया। तो देखिए इसमें अगर आंसर हो जाएगा 101वें, किस संशोधन के तहत, 101वें। और कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो 122वां था। इन दोनों में देखिए अंतर है, ठीक है। जीएसटी की बात करें तो ये 1 जुलाई 2017 को, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सुझाव किसने दिया, किसके दिमाग की ये उपज थी जिसके तहत जो है जीएसटी लाया गया भारत में, या जीएसटी में किसने इसको जो है प्रेरित किया या सुझाव दिया, तो विजय केलकर समिति। अगर हम स्लैब की बात करें, दर की बात करें जीएसटी, तो 0 है, 5 है, 12 है, 18 और 28, ये इतने प्रकार की दरें लगाई जाती हैं। मुख्यालय पूछे आपसे तो दिल्ली है। अब देखिए अगर 103वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2019 में होता है। इसमें 2 अनुच्छेदों को जोड़ा जाता है, 15(6) और दूसरा जो है 16(6) को, माने 15(6) और 16(6) को। अब देखिए अगर जीएसटी की बात करें तो पहला स्टेट जो है भारत में असम इसको लागू करता है। ये कनाडा मॉडल पे आधारित है और पहला देश है वो फ्रांस है 1954 में। अगर हम 99वें संविधान संशोधन की बात करें 99, तो ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संबंधित है जो 2014 में हुआ था। और 97वें 97 जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है सरकारी समितियों को संवैधानिक स्थान व जो है संरक्षण से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी रिपीटेड और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए 1 रुपये के नोट को छोड़ करके जो है बाकी नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर का जो है सिग्नेचर होता है, लेकिन मुख्यतः 1 रुपये के नोट पर जो है भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। अगर हम देखिए नेक्स्ट है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका जिक्र है बाकायदे अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगर हम बात करें जो है पहले अध्यक्ष की तो के.सी. नियोगी हैं। और हम जान लेते हैं कि करंट में कौन है अध्यक्ष, तो नंद किशोर सिंह हैं, आईएएस हैं, ये 16वें हैं। अच्छा ये नाम देखिए के संथानम है तो ये दूसरे थे। अगर हम के चंद की बात करें तो तीसरे थे। पीवी राजमन्नार जो है चौथे जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये थी एडिशनल जानकारी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके PMSBY। देखिए ये शॉर्टकट में पूरा नाम आपसे पूछा था, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में होता है। 12 रुपये प्रति जो है सालाना प्रीमियम दे करके जो है, और इसमें एज ग्रुप है 18 से 70 साल। 2 लाख की दुर्घटना बीमा आपको इसमें क्या होती है, मिलती है। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, बीमा की योजना, तो ये खास करके बालिकाओं से रिलेटेड है। 4 दिसंबर 2014 को ये शुरू होता है और इसमें खाता खोलने की जो मिनिमम एज है वो 10 साल है। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के डेट ऑफ बर्थ के दिन हुआ था शुरू, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसमें हो जाएगा कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है। तो देखिए पहले ही अनुच्छेद में आपके कहा गया है कि भारत जो है क्या है,
इसमें जो है राज्यों का संघ है और इसी को जो है इंडिया नाम से क्या किया गया है, बताया गया है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो ये नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान इसमें है। और अनुच्छेद 3 की बात करें तो ये संसद को ये शक्ति दी गई है किसी भी नया राज्य जोड़ने के लिए या फिर उसके सीमा में परिवर्तन आदि करने से संबंधित है। और अगर अनुच्छेद 4 की बात करें तो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन से ये रिलेटेड अनुच्छेद है आपका। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि किस मौलिक अधिकार के तहत जो है कानून की नज़र में सभी लोग समान है, अर्थात समानता का अधिकार किस जो है अनुच्छेद या किस कानून में दिया गया है, तो जाहिर सी बात है समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। अगर हम अनुच्छेद की बात है 14 से 18 तक। ठीक, अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद से है, 19 से 22 है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित 19-30 है। और शोषण के विरुद्ध 23 और 24 है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो देखिए पूर्व राष्ट्रपति का मतलब है कि 4 ऑप्शन है तो एक राष्ट्रपति हैं, बाकी जो है आपके राष्ट्रपति नहीं होंगे। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको मालूम है कि पहले ही राष्ट्रपति थे। आपको मैं बार बार कहता हूं कि ये एक प्रैक्टिस सेट मान के मत दिमाग में रखिएगा। इससे आपको आप देख रहे हैं कि कई जो है एडिशनल जानकारी और कई आपका रिविजन भी इसमें हो जाता है इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन है इनमें से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी तो सब देखिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री आपके प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए अगर राष्ट्रपति का जिक्र है तो ये 52 है अनुच्छेद में इसके पद का जिक्र है, 58 में योग्यता है, 55 में निर्वाचन पद्धति है, कार्यकाल 56 में बताया गया है, 61 में महाभियोग बताया गया है और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में। हालांकि राज्यपाल का देखेंगे तो ये पलट जाता है, जैसे 1, 2, 3 है तो कितना हो जाएगा 213 हो जाएगा। तो 123 जो है आपके अध्यादेश से है, क्षमादान 72 है। संयुक्त अधिवेशन कहने का मतलब किसी भी साधारण विधेयक पर जब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात दोनों में जब जो है मनमुटाव हो जाए या दोनों में एक भाव न बन पाए, सहमति न बन पाए, उसके लिए राष्ट्रपति अधिवेशन को आहूत करता है अर्थात बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। तो याद रखिएगा बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। तो अधिवेशन किस में है, 108 अनुच्छेद में है। अब देखिए 143 अनुच्छेद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत अगर भारत के राष्ट्रपति को कहीं पर भी किसी भी चीज़ में अगर समस्या है या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे मान लीजिए उसके पास कोई विधेयक आया सिग्नेचर के लिए, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, तो अगर उसको अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा तो वो इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मसले पर राय ले सकता है। लेकिन वो राय जो है बाध्यकारी नहीं है कि जो राय दिया वो तो ये मान्य ही होगा, नहीं, बस ये राय ले सकते हैं। देखिए लोकसभा है, स्थगित करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंचायती राज व्यवस्था से पूछा है कि किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया, तो आपको मालूम है राजस्थान के नागौर में जो है 1 अक्टूबर जो है 1959 को जो है हुआ था, जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा। और पंचायती राज का अगर आपसे जनक पूछे तो बलवंत राय मेहता थे 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड है, पूछा गया है कि डैश दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया था। मतलब कहने का मतलब जो कार के हेडलाइट होते हैं, जो लाइट आगे जलता है रोशनी के लिए रात में, उसकी हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। देखिए दर्पण और लेंस में अंतर होता है, तो यहाँ पे दर्पण की बात किया है। तो हालांकि दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल। अब ऐसा नहीं कि अवतल दर्पण का प्रयोग बस हेडलाइट में होता है। देखिए जो दाढ़ी आप बनाते हैं उसमें भी प्रयोग होता है। जो ENT अर्थात कान, नाक और ये जो गले, इनके जो नाक, कान और ये जो गले की जो है डॉक्टर होते हैं वो भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और दांत के डॉक्टर, ये देखिए सोलर कुकर में भी प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण के कई जो है आपके यूज हैं। अगर आप उत्तल दर्पण की बात करें तो जो आपके साइड में मिरर लगा रहता है गाड़ी वगैरह के, जो पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है देखने के लिए, तो उसमें आपका उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि वो बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। और अवतल दर्पण क्या करता है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। अब जैसे नाक का डॉक्टर है, कान का डॉक्टर है, तो अब लेंस लगाएगा तो जो भी अंदर कुछ भी रहेगा तो वो बड़ा करके दिखाएगा, तो उसे स्पष्ट दिखेगा बीमारी, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखिए उसमें अगर लेंस की बात करें, देखिए उसमें पूछता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस।
अब पूछा है कि AC को DC में कौन बदलता है, तो रेक्टिफायर काफ़ी फेमस क्वेश्चन है साइंस का, सिंपल। और इसमें ओम का लॉ अगर आपसे पूछे तो V बराबर IR, ये वोल्टेज है, ये करंट है और ये रजिस्टेंस है। एमीटर का काम है परिपथ में विद्युत धारा को मापना, एमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसे हम गांव घर में टेस्टर भी कहते हैं, जिससे लाइन की जांच करते हैं कि लाइट है कि नहीं है, ठीक है, तो धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को कम करना भी और अधिक। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, जिसे ड्राई जो है आपको ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो सूखी बर्फ़ के नाम से इसे जाना जाता है। इसका यूज होता है बादल या फिर कोहरा जो है इफेक्ट जो है बनाने के लिए, प्रभाव। अगर हम फिटकरी की बात करें तो ये पोटास एलम द्विकलवण में आता है। ये K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2 इसका जो है फार्मूला हो गया। बोरेक्स की बात करें, सुहागा जिसे कहते हैं, Na2B4O5 OH का जो है आपके कोष्टक बंद 4 हो जाएगा, फिर 0.8H2O इसका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब विटामिन से रिलेटेड है, बीमारी से, कि शरीर में किसकी कमी के कारण क्वासियोकोर जो है रोग हो जाता है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन K की बात करें तो विटामिन K की अगर कमी हो जाएगी तो आपके रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन K का रासायनिक नाम पूछे तो फ्यूलोक्विनोन। एनीमिया, जैसे लोहे की कमी, आयरन की कमी, तो एनीमिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो हड्डी वगैरह कमज़ोर हो जाएगा। अब अगर हम इसी हाथ ये देख लें कि विटामिन और उसके नाम रासायनिक, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, तो आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, टफ आप छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन सिंपल नहीं छोड़ना। जैसे देखिए विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, B को या B1 थायमिन, C को एस्कॉर्बिक एसिड, D को कैल्सीफेरॉल, E को टोकोफेरॉल। अच्छा, ये भी पूछा था कौन सा विटामिन जो है खाना बनाते समय उड़ जाता है, तो विटामिन C होता है, ठीक है। अब देखिए, फिर अब चलते हैं, देखिए B2 को क्या बोलते हैं, राइबोप्लेविन। B3 नियासिन है, B5 पेंटोथेनिक है, B6 पायराडॉक्सिन है, B7 बायोटीन है और B12 साइबोकोबालामिन है। नेक्स्ट पूछा है कि कौन सा जो है मांसाहारी पादप है, कौन सा प्लांट जो है मांसाहारी है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप माने जाल होता है एक तरह से, ये पकड़ लेता है इसके पास कोई भी अगर जाएगा कीट पतंगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ से पूछा है 6/50 बराबर रूट में आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो यहाँ कुछ मान लेंगे यक्स वगैरह, अब बटा 200, तो इसी का वैल्यू पूछा है। तो हम यहाँ देखेंगे इसको पक्षांतर करके कि यहाँ पे अगर यक्स माने हैं तो ये 50 से आपका 200 कट जाएगा। देखिए ये 6/50 हो गया, यहाँ पे रूट में पूछा है वैल्यू, तो कुछ मान लीजिए यक्स, और यहाँ पे कितना है आपका 200 है। अब आपको मालूम है कि 50 से 4 बार में 200 कट जाएगा, और ये तिरक इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, सॉरी इसको जो है ये 24 हो गया, बराबर रूट एक्स। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ का, तो इधर का स्क्वायर करेंगे तो यक्स आ जाएगा, इधर करेंगे तो 24 का वर्ग हो जाएगा, तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, कोई भी उसकी आय, तो मान लेते हैं हम कि उसकी आय 100 है, 100 रुपये क्या करता है वो कमाता है। अब देखिए समझिएगा 25% मतलब 1/4 होता है। अगर वो 25% की बचत करता है, मान लीजिए 100 है तो अगर बचत करेगा कितना 25%, तो 100 पे है तो 100 का 25% कितना होगा 25 है तो होगा, ये इसका क्या हो गया बचत। अब बताइए कोई आदमी जो है 100 रुपया कमाता है और 25 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना होगा, तो कहेंगे सर 100 में से 25 निकल जाएगा तो 75 रुपया तो वो खर्च कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा खर्च हो गया। ये चीज़ आपको इतना जानकारी मिल गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए 20% की वृद्धि किस में होगी, आय में हो रहा है, तो जो पहले 100 रुपया तनख्वाह मिल रहा था अब कितना मिलेगा 120 रुपये। 120 रुपये देखिए इसका सैलरी हो गया, क्योंकि 20% बढ़ गया 100 पे, तो उसकी बचत समान रहती, कहने का मतलब बचाता वो सेम 25 ही रुपये है। तो चलिए भैया सैलरी भी बढ़ गया लेकिन ये बचत जो है 25 कर रहा है, तो इसका मतलब है कि खर्च जो है बढ़ा होगा, बचत सेम है और सैलरी बढ़ा है, तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका खर्च क्या होगा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। अब देखिए हम कह रहे 100 रुपया कमाता था तो 75 खर्च करता था, 25 बचाता था। अब 120 में अगर 25 वो बचत करता है तो कितना खर्च करता होगा, तो कहेंगे ये 20 ये है ये 25 है, तो मान लीजिए 20 में 20 निकल गया, 5 बचा 95।
अब ये 95 खर्च कर रहा है, तो पूछा है कि प्रतिशत में बताइए कि वो कितने प्रतिशत की उसके व्यय में वृद्धि हुई। तो देखिए, पहले आप 75 रुपया खर्च करते थे, अब कितना खर्च कर रहे हैं, 95। तो भैया अगर आपसे रुपया में पूछे कि कितना अधिक खर्च कर रहे हैं, तो कहेंगे सर जी 20 रुपया खर्चा अधिक कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछे तो कैसे बदलेंगे, ये 20 रुपया तो अधिक खर्चा कर रहे हैं, किस पे खर्चा कर रहे हैं, इसी पे 75 पे ना बढ़ा है, तो 75 नीचे कर देंगे। और प्रतिशत में चाहिए तो गुणे 100, तब काट दीजिए। ये आप काटेंगे, इसको छोड़ दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और ये 20 चौका 80/3 आ जाएगा। तो 80/3 करेंगे तो 26 सही 2/3% की आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए ये दिया है, ये कुछ फार्मूला के बेस में देखिए 753 753 753 ये लगातार है, फिर 247 247 247। तो इन सबको a मान लें तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस इधर सबको ले लेंगे तो b गुणे b गुणे b तो b क्यूब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, तो आपको पता है फार्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब a क्यूब b क्यूब है तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, इतना। और ऊपर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो कहीं ना कहीं ये कट जाएगा तो बचेगा क्या है, a प्लस बी है ना बचेगा। तो दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 753 और 247, तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक, लेकिन ये कितने किस में आएगा, बटे में आएगा ना, ये चीज़ या तो बटे में रहेगा तो 1/1000। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि एक संख्या और इसके 3/5 माने 3/5 भाग के मध्य जो अंतर कितने का है, 274 का है। तो उस संख्या का 20% आपको बताना है। तो एक संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं यक्स है, फिर क्या दिया है, इसके 3/5 भाग, तो यक्स का 3/5 भाग क्या होगा, 3/5 यक्स होगा। भाई यक्स का 3/5 क्या होगा, 3/5 यक्स होगा ना। अब इसके अंतर, इसके मध्य कितने का अंतर है, 274 का। अब इसी को हल कर दीजिए, इधर गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा बटे 5 बराबर 274। तो ये हो जाएगा 2x/5 इज इक्वल टू 274। 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कहीं आपका जाएगा 5 से गुणा करें तो 137 गुणे 5। तो 137 गुणे 5 करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा, 85, 685। अब इसी 685 का आपको कितना निकालना है, 20%। तो 20% का मतलब सीधे सीधे आपको मान लो 1/5 होता है, तो इसका 1/5। तो 5 से भाग ले, 5 1 कम 5, 1 बचेगा, 5 3 15 और 5 7 35, 137 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में भैया 4 विद्यार्थी बैठे थे, 4 बैठे हैं। चलिए पंक्ति बना लेते हैं, जैसे 1 2 3 ये 4, ये 4 लोग हैं पंक्ति में बैठे हैं। कह रहा है अंतिम 3 विद्यार्थी, अंतिम माने ये 3 हो जाएंगे अंतिम। ठीक, इन अंतिम जो है 3 विद्यार्थियों का औसत 20 है। कितना है औसत, 20 है, कितने का, 3 का। तो इसका मतलब इनका जो है योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर क्या है, प्रथम 3 का औसत 21 है। अब मतलब शुरू से अगर देखेंगे 21, तो इनका औसत कितना है, 21 है, 3 है, तो इसका मतलब इसका योग कितना हो जाएगा, 63। अब कह रहा है यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो बताइए अंतिम की क्या होगी, इसका पूछा है। तो अब एक तरीका ये भी है, ऐसे लगा सकते हैं। मान लीजिए पहला क्या है, A है, दूसरा विद्यार्थी B है, तीसरा C है, चौथा D है। तो एक बात बताइए, अगर हम अंतिम 3 देखें तो क्या होगा बताइए। तो आप कहेंगे कि सर B प्लस C प्लस D इनका योग कितना है, तीनों का अंतिम 60 है। और शुरू का तो कहेंगे A प्लस B प्लस C ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब इसी में देखेंगे तो पहले की उम्र 26 दिया हुआ है, तो A का उम्र अगर यहाँ पे हम 26 रख देंगे तो B प्लस C बराबर यही 63 में से 26 घट जाएगा, तो कितना बचेगा बताइए,
तो ये देखिए ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 5 बचेगा, तो 5 में से 2 गया 3, 37। अब देखिए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 37। तो इसी में 37 रख दीजिए यहाँ पे 37। तो जब 60 में से 37 घटाएंगे तो इसका नहीं निकल जाएगा डी का, तो 60 माइनस 37, 10 में 7 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, 23। 23 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा हिंदी से क्वेश्चन शुरू हो गया है। हर सब्जेक्ट से जानते हैं कि पेट में पूछा जाता है आपके। तो पूछा है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो काफ़ी फेमस जो है ये रचना है, नाटक है किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये 1881 ईस्वी में लिखे थे। अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में ही, तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती है 1873 में, भारत दुर्दशा 1875 में है, काफ़ी पूछा जाता है। सत्य हरिश्चंद्र 1876 में, और श्री जो है आपकी ये चंद्रावली जो है 1876 में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सूर्योदय में संधि तो नहीं पूछा है, संधि विच्छेद पूछा है। तो ये हो जाएगा सूर्यधन उदय, सूर्योदय। सूर्योदय में क्या हो जाएगा, सूर्यधन उदय। और संधि की बात करें तो गुण संधि। चलिए कुछ अलग भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो संधि है। जैसे मनोयोग, अगर मनोयोग का आपसे पूछे तो मनः धन योग, विसर्ग संधि हो जाएगा। हालांकि मनोयोग में क्या हो जाएगा, मनः धन योग। अन्वेषण में क्या हो जाएगा, अनुधन एषण। पयोधि में क्या हो जाएगा, पयः धन धी। और द्वापवी में क्या हो जाएगा, द्वावधन अपि। तो कमेंट में ये देखिए 2 बताइएगा आप कि पावन का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, और महोत्सव का। नेक्स्ट है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो धात्री हो जाएगा। अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें, जैसे भगवान है तो भगवती हो जाएगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, साधु का साध्वी हो जाएगा, वक्ता का वक्त्री हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे बुढ़ापा कैसा है, आपका स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। व्यय भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। दही भी क्या होती है, हमेशा पुल्लिंग में। संकल्प पुल्लिंग में आता है, उत्साह पुल्लिंग में आता है। आय क्या है, स्त्रीलिंग में आता है। घास स्त्रीलिंग में, नहर स्त्रीलिंग में, मृत्यु भी क्या है, स्त्रीलिंग में। आप कमेंट में हमको ये जरूर करके बताइएगा कि इच्छा क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। दया क्या है, स्त्री या पुल्लिंग। नेक्स्ट है कि जो किए गए उपकार को मानता हो। देखिए जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे आपसे ये पूछा जाए गुरु के समीप रहने वाले को क्या कहते हैं, तो अंतेवासी। अंतेवासी किसे कहते हैं, जो गुरु के समीप रहता हो। और प्रत्युत्पन्नमति किसे कहते हैं, जो तत्काल उत्तर दे सके। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे क्या कहेंगे, प्रत्युत्पन्नमति। पूछने योग्य अगर कोई चीज़ है तो उसे क्या कहेंगे, पृष्ठव्य। क्या कहेंगे, पृष्ठव्य। और हमको कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि हवन की सामग्री को आप क्या कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब 3 है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के आने से और न आने से उसमें अंतर क्या है। जैसे अगर क्वेश्चन आपको आ भी रहा है लेकिन फिर भी आपका गलत करने का चांस बना रहता है। क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। जैसे इसमें दिया देखिए नहीं है, नहीं का ध्यान रखिएगा, नहीं दिया है इसका मतलब 3 है। तो सरस्वती का पर्यायवाची 3 कौन कौन सा है, वीणा पाणी है, महाश्वेता है, भारती है। लेकिन ये पद्मा नहीं है, क्योंकि पद्मा लक्ष्मी का होता है। और क्या लक्ष्मी का होता है, श्री होता है, कमला होता है, रमा होता है, हरिप्रिया होता है। और हम अगर एडिशनल लें इसमें इन्फॉर्मेशन, तो गंगा का क्या हो जाएगा, त्रिपथगा है, सुरधुनी है, देव नदी है, नदीश्वरी है, देव नदी है, जाह्नवी है। और भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही लिए हैं। अब हमको आपको बताइए पीक किसका जो है आपका पर्यायवाची है, और हेरम्ब किसका है, और कुंजर। ये तीनों का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्या होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा क्या मैं ये 40-85 क्वेश्चन करवाऊँ या पूरा एक ही वीडियो में कवर करवाऊँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, या फिर अलग से करवाऊँ। तो इन सब चीज़ों का आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा, और जो भी सुझाव मानने योग्य होगा वो ज़रूर उसमें मान्य होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।